बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो नहायत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बच्चों, मैं हूं डॉक्टर शराज। हमारा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री और हम लोग इसमें पढ़े थे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में बच्चों, जैसे हम जानते हैं कि ये एक ब्रॉड टर्म है। प्रोटीन को हम एक डाइवर्स टर्म कह सकते हैं। प्रोटीन बेसिकली क्या है? एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल मीन बड़े बड़े पार्टिकल्स पर मुश्तमिल एक कंपोजिशन है। प्रोटीन अमाइनो एसिड्स की मिलकर बनी होती है और इसमें अमाइनो एसिड्स जो है वो डाइवर्स किस्म के होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। और बहुत सारे अमाइनो एसिड जब मिलते हैं तो वो एक चेन या दो चेन या इससे ज़्यादा चेन्स बनाकर अपना एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब हम इनके स्ट्रक्चर देख रहे थे तो हमने कहीं देखा कि स्ट्रक्चर्स लीनियर फॉर्म में भी हैं, बल खाती हुई सीढ़ियों की सूरत में भी है, हेलिक्स में भी है, स्ट्रैंडेड फॉर्म में भी है। और जब हम इसकी कंपोजिशन देख रहे थे तो हमें मालूम हुआ कि इसमें जो लाजिम जुज़ है वो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी होता है और इसमें नाइट्रोजन भी होता है। और किसी जगह देखा था कि इसमें कहीं न कहीं सल्फ़र एलिमेंट भी शामिल होता है जो कि मुख्तलिफ़ तरीके से बॉन्ड्स बनाते हैं। हमने इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर्स भी स्टडी किए थे, सेकेंडरी भी देखे थे, टर्शरी भी देखे थे और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर भी देखे थे। तो इसी चीज़ को हम लेके आगे चलते हैं। प्रोटीन्स की जब हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे तो क्लासिफिकेशन जो स्ट्रक्चर के हिसाब से थी वो हमने डिस्कस कर ली। इसके अलावा फ़िज़िकल फॉर्म में अपनी शक्ल के एतबार से, या हम कह सकते हैं कि फ़िज़िको केमिकल अपनी फ़िज़िक्स के लिहाज से और अपनी केमिकल नेचर के लिहाज से इनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से हो सकती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हम पहले देखते हैं फाइब्रस प्रोटीन। दिस प्रोटीन हैव अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। एक डंडे की तरह लंबाई के रुख पे एक सीधा एक लीनियर सा स्ट्रक्चर होता है। दे आर नॉट सोलुबल इन वाटर। ये पानी में डिज़ोल्व, पानी में सोलुबल नहीं होते, इसलिए इन्हें इनसोलुबल इन वाटर कहा जाता है। दीज आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पेप्टाइड मीन पेप्टाइड इसके यूनिट्स। पेप्टाइड की टर्म प्रोटीन्स के लिए यूज़ होती है, अमाइनो एसिड के लिए यूज़ होती है। और पॉली मीन मैनी, बहुत सारे। तो जब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं तो एक चेन सी बनती है। दैट आर पैरेलल टू द एक्सिस। इनका अपना एक मखसूस स्ट्रक्चर होता है, इनका एक मखसूस कॉन्फॉर्मेशन होती है, इनकी एक मखसूस साख्त बन जाती है। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शामिल है और डाइसल्फाइड। डाई मीन टू, सल्फाइड मीन सल्फ़र। तो कम से कम दो सल्फ़र बॉन्ड में मौजूद होते हैं जो आपस में भी इंटरलिंक होते हैं और अपने आसपास के जो एटम्स होते हैं उनके साथ भी बॉन्ड्स बना रहे होते हैं। दे कैन बी स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्टेड लाइक अ थ्रेड। एक फ्लेक्सिबल धागे की तरह इन्हें खींचा भी जा सकता है और इन्हें रिलैक्स भी किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं सुकड़ना और रिलैक्स कहते हैं रिलैक्स कर देना, आरामदेह हालत में छोड़ देना। यानी कि इनमें खिंचाव भी पैदा होता है और इन्हें रिलैक्स पोजीशन में भी देखा जा सकता है। जैसे कि हमारे मसल्स हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट भी किया जाता है और मसल्स को रिलैक्स भी किया जा सकता है, इनमें स्ट्रेच भी आ सकता है। एग्जाम्पल्स देखें, कोलेजन, केराटिन, फाइब्रिनोजन एंड मसल्स प्रोटीन। तस्वीर में जैसा कि आपको एक नज़र आ रहा है कि ये लंबाई के रुख पे बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे एटम्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ तरीके से अपनी बॉन्डिंग बनाकर एक मखसूस शक्ल यानी कि लीनियर शेप्ड स्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। तो ये एक कॉम्पैक्ट सा, एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर हमारे सामने मौजूद है। कोलेजन और केराटिन के बारे में जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि ह्यूमंस की ग्रोथ और स्किन में ताजगी के लिए
केराटिन और कोलेजन अमाइनो एसिड या प्रोटीन बहुत ज़रूरी होते हैं। और मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि जब आप किसी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं और किसी अच्छी कंपनी के आप ब्रांडेड शैम्पूज जब देखेंगे, जब आप उनकी कंपोजिशन देखेंगे, तो उसमें आपको केराटिन भी और कोलेजन भी एक अच्छी क्वांटिटी में, एक रिकमेंडेड क्वांटिटी में मिलेगा, जिसका मकसद ये होता है कि हेयर फॉल अगर अमाइनो एसिड या प्रोटीन की कमी की वजह से हो रहा है तो वो हेयर फॉल रुक जाए। इन शैम्पूज़ या इन सप्लीमेंट्स की मदद से वो अमाइनो एसिड्स जो कि बालों की ग्रोथ, थिकनेस, शाइनिंग या जिल्द की फ्रेशनेस और रिजुविनेशन, ताजगी के लिए ज़रूरी हो, वो इन सप्लीमेंट्स की मदद से प्रोवाइड किया जा सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स हुई जिसमें मसल्स, फाइब्रिनोजिन, केराटिन और कोलेजन ये शामिल है हमारी फाइब्रस प्रोटीन्स में। हम नेक्स्ट देखते हैं। तो एक और टाइप भी हमारे सामने है जिसे हमने ग्लोबुलर प्रोटीन का नाम दिया। ग्लोबुलर प्रोटीन की पिक्चर्स आपके सामने है। ये एक बल खाता हुआ, मुख्तलिफ कंपोजिशन लिए हुए और मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स लिए हुए एक स्ट्रक्चर, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारे सामने मौजूद है। दीज प्रोटीन्स मोर और लेस स्फेरिकल इन नेचर, ये तकरीबन एक गोल दायरे की सूरत में मौजूद होते हैं। ड्यू टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है जिससे ये आइडिया होता है कि इसके जो इंटरनल साइड है वो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल है। हाइड्रोफोबिक मीन जिनके ऊपर या जिनके साथ वाटर का कोई लेना देना नहीं होता, यानी इन पे वाटर एक्ट नहीं करता। फोबिक का लफ्ज़ आमतौर पे खौफज़दा होने के लिए यूज़ किया जाता है। और फिलिक मीन अट्रैक्शन, कशिश। तो इस स्ट्रक्चर में हमें ये मालूम हुआ कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जो अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर रखते हैं। हाइड्रोफोबिक मीन उनका वाटर के साथ लेना देना कोई नहीं है, उस पर अगर वाटर का किसी किस्म का एक्शन होगा तो इस चीज़ के लिए, इनके स्ट्रक्चर के लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। और बैरूनी एतबार से देखें तो स्ट्रक्चर्स में जो अमाइनो एसिड्स हैं वो सोलोबल इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस मीन वाटरी सोल्यूशन, यानी कि बैरूनी सतह पर जो अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। ये अपना केमिकल रिएक्शन या अपना मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो है जिसमें वाटर की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी हो तो उसके साथ इंटरफेरेंस, इसके साथ वाटर के साथ इनके मामलात चलते रहते हैं। These proteins more or less spherical nature due to their distribution of amino acids, hydrophobic inside and hydrophilic outside. They are very soluble in aqueous solutions. Water में किसी हद तक, बहुत हद तक ये soluble होते हैं क्योंकि इनके अंदर बैरूनी सतह पे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो वाटर के साथ अपना रिएक्शन करते हैं और इसलिए इनको वाटर सोलबल कहा जाता है। हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि जो फाइब्रस टाइप की प्रोटीन्स हैं वो वाटर में सोलबल नहीं होती, लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ये वाटर में सोलबल होती है। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें मायोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, कैसीन। जब हमने मिल्क का जिक्र किया था तो उसमें एक प्रोटीन कैसीन का भी जिक्र हुआ था। हीमोग्लोबुलिन एक प्रोटीन जो कि ब्लड का एक लाजमी हिस्सा होती है। ऑल ऑफ द एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे प्रोटीन इन नेचर हैं। एंड प्रोटीन हार्मोन्स, तो मायोग्लोबिन हमारे मसल्स में भी शामिल होते हैं, एल्ब्यूमिन हमारे ब्लड में शामिल है, ग्लोबुलिन हमारे ब्लड में शामिल है, कैसीन मिल्क में शामिल होता है, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में शामिल है। तो इस तरह से जब हम इनकी मज़ीद डिटेल्स देखेंगे तो हमें एक आइडिया होगा कि हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो जिन अमाइनो एसिड्स और जिन प्रोटीन पर मुश्तमिल है वो जिस्म का एक मुदाफ़ियाती निज़ाम तामीर करते हैं। अब हम इनकी क्लासिफिकेशन इनकी कंपोजिशन के हिसाब से देखेंगे कि यानी कि प्रोटीन की कंपोजिशन क्या है।
प्रोटीन की कंपोजिशन में किस तरह के अमाइनो एसिड शामिल है, और जब मुख्तलिफ़ तरह से अमाइनो एसिड शामिल होंगे तो इनकी क्लासिफिकेशन में मुख्तलिफ़ तरह की टाइप्स हमारे सामने नज़र आएंगी, जैसा कि हम सिंपल प्रोटीन्स की सूरत में देखते हैं। सिंपल प्रोटीन्स मीन्स सादा प्रोटीन्स। दीज आर दी प्रोटीन्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ब्रेकेज होती है, जिसमें एक केमिकल कंपाउंड टूट फूट जाता है, और उसके टूटने फूटने की मेन वजह जो होती है वो वाटर होती है। यानी कि पानी की मदद से, वाटर की मदद से किसी केमिकल का ब्रेक डाउन यानी कि लाइसिस करेंगे तो हम उसे हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो सिंपल प्रोटीन्स आर दोज विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड मीन पैदा करना ओनली अमाइनो एसिड्स and no other major organic or inorganic hydrolysis products। बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन्हें कहते हैं जिसमें कार्बन एक लाजमी जुज़ की सूरत में मौजूद होता है, और इनऑर्गेनिक में कार्बन का मौजूद होना या ना होना मैटर नहीं करता। हम इसको एक सिंपल तरीके से देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स हम उसे कहेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी मौजूद होंगे, और इनऑर्गेनिक हम उसे कहेंगे जिसमें कार्बन मौजूद नहीं होता। तो सिंपल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जिनको जब हाइड्रोलिसिस किया गया तो उन्होंने रिज़ल्ट के तौर पे वो अमाइनो एसिड्स पैदा किए जो कि ज़रूरी थे, और इसके अलावा कोई और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नहीं बने। दे यूजली कंटेन अबाउट 50% कार्बन। इसमें 50% कार्बन होता है, इसमें हाइड्रोजन 7% है, सिंपल प्रोटीन्स में ऑक्सीजन 23% है, और इसका जो चौथा लाजमी हिस्सा है नाइट्रोजन वो 16% है। इसके अलावा माइनर्स में देखें, थोड़ी मिकदार में देखें तो सल्फ़र भी मौजूद होता है। हमने कुछ स्ट्रक्चर्स में देखा था जिसमें दो सल्फ़र कंपाउंड ना सिर्फ आपस में बॉन्डिंग कर रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बनाए हुए होते हैं, बल्कि वो दाएं बाएं मुख्तलिफ दूसरे एटम्स के साथ भी अपना कंपाउंड बना रहे होते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स में जैसे कि ये दो पिक्चर्स हैं, एग, एल्ब्यूमिन, जैसा कि गंदम एक रिच कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट्स का और प्रोटीन्स का और मिनरल्स का। हनी को भी कहा जाता है कि इसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स, बल्कि हनी को मिक्सचर कहा जाता है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का एक नेचुरली रिच कंपाउंड है। एक और टाइप कंजुगेटेड प्रोटीन्स की सूरत में मौजूद है, और कंजुगेटेड प्रोटीन्स ये उस टाइप के प्रोटीन्स है जिसमें जब हाइड्रोलिसिस की जाए तो दे यील्ड नॉट ओनली अमाइनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन में अमाइनो एसिड तो एक लाजमी हिस्सा है। जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो लाजमी बात है कि उसमें अमाइनो एसिड ही जनरेट होंगे, लेकिन साथ साथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी जनरेट हो रहे होते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि जब सिंपल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जिनका हाइड्रोलिसिस किया गया, जिनका ब्रेकअप किया गया, तो उसमें सिर्फ अमाइनो एसिड्स ने जन्म लिया था, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने जन्म नहीं लिया था, वो नहीं बने थे। लेकिन प्रोटीन्स की वो टाइप जिन्हें हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कहते हैं, जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो इसमें ना सिर्फ अमाइनो एसिड्स पैदा होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ ऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी पैदा होते हैं। द नॉन अमाइनो एसिड पार्ट ऑफ अ कंजुगेटेड प्रोटीन इज कॉल्ड इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसके अलावा अमाइनो एसिड से हट के एक ऐसा ग्रुप जिसका ताल्लुक अमाइनो एसिड से नहीं होता, कुछ और होता है, तो उस ग्रुप को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी नॉन अमाइनो एसिड पार्ट होगा लेकिन वो प्रोटीन में मौजूद होगा। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि कंजुगेटेड प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जिसमें ना सिर्फ अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं,
बल्कि अमाइनो एसिड से हट के कुछ दूसरे कंपाउंड्स भी मौजूद हैं जिन्हें हम प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम देते हैं। प्रोस्थेटिक का वैसे अगर सादा लफ्ज़ में मफहूम देखा जाए तो एक ऐसी चीज़ जो कि स्ट्रक्चर को खूबसूरत बनाए। तो कंजुगेटेड प्रोटीन्स में एक पार्ट तो हमें मालूम हुआ कि अमाइनो एसिड्स है, एक पार्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा जो कि नॉन अमाइनो एसिड ग्रुप होगा। तो इसको कंजुगेटेड मीन ज्वाइंट, जब दो मुख्तलिफ चीज़ें आपस में ज्वाइन कर लें तो उन्हें हम कंजुगेशन कहते हैं। तो इन प्रोटीन्स को कंजुगेटेड प्रोटीन्स का नाम दिया ही सिर्फ इसी वजह से है कि इसमें ना सिर्फ अमाइनो एसिड्स मौजूद थे बल्कि प्रोस्थेटिक ग्रुप भी मौजूद था। अब इनकी मज़ीद क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है, उसकी बुनियाद किसको बनाया जाता है, तो उसमें हम देखते हैं कि कंजुगेटेड प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ देयर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। एक क्लासिफिकेशन हमने देखी थी जिसमें अमाइनो एसिड की बेस पे क्लासिफिकेशन की जाती है, बनाई जाती है। और कंजुगेटेड प्रोटीन्स की मज़ीद जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है उसकी नेचर क्या है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसकी फिज़िकल नेचर क्या है, उन्होंने किस तरह से बॉन्डिंग की है अमाइनो एसिड्स के साथ, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कंजुगेटेड प्रोटीन्स को भी मज़ीद क्लासिफाई किया जा सकता है। एक और सिंपल सी क्लासिफिकेशन जो कि हम न्यूट्रिशनल बेस पे करते हैं, न्यूट्रिशनल का लफ्ज़ ग़िज़ाइयत के एतबार से मालूम किया जाता है। तो ऐसी प्रोटीन यानी इसकी क्लासिफिकेशन में हम इसको सादा लफ्ज़ में यूँ कह सकते हैं कि इस क्लासिफिकेशन में इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है कि कौन सी प्रोटीन किस तरह की ग़िज़ाइयत से भरपूर है। लेट्स सपोज कि प्रोटीन ए है, वो ह्यूमन ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है और उसमें एक ऐसा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मौजूद है जो कि बेनिफिशियल है ग्रोथ फैक्टर्स में, सेहत के मामलात में, हम उसको कैटेगराइज अलग कर लेंगे। इसी तरह अगर एक ऐसी प्रोटीन है जिसको हम बी का नाम देते हैं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, उसकी ग़िज़ाई वैल्यूज़ कुछ और हैं जो कि ए से डिफरेंट होंगी और उसके डिफरेंट फंक्शंस होंगे, तो हम इस तरह से इसको क्लासिफाई करते हैं। इसको हम मज़ीद डिटेल से देखते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के हिसाब से, न्यूट्रिशनल बेसिस के हिसाब से जो पहली प्रोटीन हमारे सामने है वो है केमिकल प्रोटीन, दिस इज़ कंप्लीट प्रोटीन। अ कंप्लीट प्रोटीन कंटेन्स एन एडिक्वेट मीन मुनासिब। तो कंप्लीट प्रोटीन वो होगी जिसमें मुनासिब मिकदार में तमाम लाजमी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद होंगे जो कि हमारी ग़िज़ा का लाजमी हिस्सा होने चाहिए। दिस मीन्स कि अगर हमारी ग़िज़ा में वो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद नहीं होंगे तो ह्यूमन बॉडी, एक लिविंग बॉडी, मुख्तलिफ़ तरह की कंडीशन से जो कि बैड हो सकती है उससे सफ़र कर सकते हैं। ग्रोथ रुक सकती है, इंसान की सेहत डेवलप नहीं हो सकती, उसके बालों की ग्रोथ नहीं हो सकती, उसकी स्किन की डेवलपमेंट नहीं हो सकती, उसके ऑर्गन्स की सही डेवलप नहीं हो सकती। लिहाजा ग़िज़ाई एतबार से एक ऐसी ग़िज़ा जिसमें इसेंशियल अमाइनो एसिड्स मुनासिब मिकदार के साथ मौजूद होंगे, हम उसे कंप्लीट प्रोटीन का नाम देते हैं। सम प्रोटीन कंटेन्स ऑल अमाइनो एसिड्स, कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिसमें तमाम अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। किस तरह से? अगली नई प्रोटीन्स को बनाने के लिए, यानी कि एक चेन बिल्ड हुई, कुछ प्रोटीन्स कंज्यूम होने के बाद उनके जो कंपोनेंट्स बने, मेटाबॉलिज्म हुई, उससे नई प्रोटीन्स भी जन्म ले, उन्हें हम कंप्लीट प्रोटीन्स की कैटेगरी में शामिल करते हैं। विच जनरली कम्स फ्रॉम द एनिमल एंड फिश प्रोडक्ट्स, अमूमी तौर पे इन्हें जानवरों के गोश्त से और मछली से हासिल
किया जा सकता है। अ कंप्लीट प्रोटीन मस्ट नॉट लैक इवन वन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एक कंप्लीट प्रोटीन वो होगी जिसमें अगर एक भी एसेंशियल अमाइनो एसिड, लेट्स सपोज कि हमारी खुराक में, परफेक्ट खुराक में 20 अमाइनो एसिड्स का मौजूद होना ज़रूरी हो तो हम उन्हें कंप्लीट प्रोटीन कहेंगे। अगर उन 20 में से अगर एक मिसिंग है और 19 अमाइनो एसिड्स उसमें शामिल है तो उसे, उस ग्रुप को कंप्लीट प्रोटीन का नाम नहीं दिया जा सकता। कंप्लीट डाइट में कंप्लीट एसेंशियल अमाइनो एसिड्स शामिल होंगे। अगर एक भी मिसिंग हुआ तो हम उसे किसी भी सूरत में कंप्लीट प्रोटीन का नाम नहीं देते, क्योंकि हम ये क्लासिफिकेशन बेस ही न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पर कर रहे हैं, ग़िज़ाई एतबार से देख रहे हैं। इनके सोर्सेज हमें देखें तो हमारे पास पिक्चर की सूरत में भी है, पनीर की सूरत में है, चीज़ की सूरत में, जो कि प्रोटीन रिच या दूसरे अल्फाज में कंप्लीट प्रोटीन रिच डाइट कहलाई जा सकती है। इसमें एग शामिल है, चीज़ शामिल है, इसमें फ़िश मौजूद है और इसमें गोश्त शामिल है। दूसरी क्लासिफिकेशन या दूसरे पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि इनकम्प्लीट प्रोटीन्स हैं। एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन इज़ एनी प्रोटीन, कोई भी टाइप के प्रोटीन दैट लैक्स वन और मोर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन। करेक्ट प्रोपोर्शन मीन जितनी रिकमेंडेड, जितनी ज़रूरी हो, अगर उस एतबार से मौजूद नहीं है एक ऐसी ग़िज़ा जिसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जितनी मिकदार में मौजूद होने चाहिए थे, यानी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी, उस तनासुब से मौजूद नहीं है, कोई एक या दो या तीन उसमें मिसिंग है, या फिर लेट्स सपोज कि एक अमाइनो एसिड हमें 15 ग्राम पर डे रिक्वायर्ड है या 20 ग्राम पर डे रिक्वायर्ड है, तो एक ऐसी खुराक अगर हमारे सामने मौजूद है जिसमें वो अमाइनो एसिड तो मौजूद है लेकिन उसकी क्वांटिटी 9 ग्राम हो सकती है, 5 ग्राम हो सकती है, लेस देन स्टैंडर्ड, लेस देन 15 या फिर लेस देन 20 है, तो उन्हें हम इंक्लूड करेंगे इनकम्प्लीट प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन में। An incomplete protein is any protein that lack one or more essential amino acids in correct proportion, mean required proportion, required tanasub. These can also be referred as a partial protein. Partial mean incomplete protein. Complete proteins के बारे में हम पढ़ चुके और incomplete के लिए हमने दूसरी एक टर्म यूज़ की जिसे हम partial protein, incomplete proteins भी कहते हैं। Even if the protein contains all essential amino acids, they must be in equal proportion. अगरचे 20 essential amino acids की तादाद पूरी हो किसी भी ग़िज़ा में, लेकिन उसका तनासुब वो ना हो जो कि रिकमेंडेड है, जो कि स्टैंडर्ड काउंट होता है, जो इंसानी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, तो उसे इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड कंप्लीट, इफ़ नॉट द प्रोटीन इज़ कंसिडर्ड इनकम्प्लीट। दो चीज़ें हमने नहायत अहम देखी, एक तो जितने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमें रिक्वायर्ड हैं उतने ही हमें चाहिए, जितने ग्राम्स या मिलीग्राम या जितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं हमें उतने ही चाहिए। अगर इन दोनों में किसी भी किस्म का डिफरेंस आया या अमाइनो एसिड्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, उनकी क्वांटिटी में डिफरेंस आ गया या उनकी रिक्वायर्ड अमाउंट में किसी किस्म का डिफरेंस आ गया, तो हम उन्हें इनकम्प्लीट की कैटेगरी में डालते हैं। इसमें हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम्प्लीट प्रोटीन पे हम देखते हैं ग्रेन्स, नट्स, अखरोट, बीन्स, बीज, पीज, कॉर्न, और ये तस्वीर की सूरत में हमारे सामने डिफरेंट पिक्चर्स भी मौजूद है। चलिए अब हम अपने लेक्चर को सम अप करते हैं। हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जब देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमने पहले पढ़ ली है, लेकिन हम एक समरी की सूरत में अब देखते हैं कि प्रोटीन्स की और अमाइनो एसिड्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है। इनमें कार्बन, इनमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ़र मौजूद होता है।
ये अमाइनो एसिड्स के मिलकर बने होते हैं और इनका ख़ास एक बॉन्ड का नाम होता है जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। क्यों? ये एंजाइम्स होते हैं और ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। सेल्स के स्ट्रक्चर बिल्डिंग में, शक्ल सूरत बनाने में अमाइनो एसिड प्रोटीन्स अपना रोल प्ले करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में सेल मेम्ब्रेन से बाहर से अंदर की तरफ आना, ट्रांसपोर्ट करना, और अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की ट्रांसपोर्टेशन में प्रोटीन्स अपना रोल प्ले करते हैं। हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, जो कि एंटीबॉडीज़ पर मुश्तमिल होता है, वो प्रोटीन पर ही मुश्तमिल होता है। रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई, किसी भी केमिकल को रिएक्शन देना इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में शामिल है। इसके अलावा हार्मोन्स का ताल्लुक भी प्रोटीन्स के साथ होता है। हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखें तो हम 2-3 लेक्चर्स में पहले अगर हम थोड़ा सा रिव्यू के करें तो हमने एंजाइम्स में भी देखा था और हमने प्रोटीन में, अमाइनो एसिड्स में जगह जगह देखा था कि प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं। मैं आपको याद कराता चलूँ कि जब हमने पीएच और टेम्परेचर का जिक्र किया था, हमने एंजाइम्स को देखा था कि वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो टेम्परेचर और पीएच एक रेड लाइन, एक बॉर्डर लाइन तक हो तो इनके एक्शन मैक्सिमम होते हैं। अगर एक बॉर्डर लाइन से वो क्रॉस कर जाए तो इनके एक्शन ख़त्म हो जाते हैं, प्रोटीन डीनेचर हो जाती है, टूट फूट जाती है, इनके बॉन्ड्स ब्रेकअप हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह हमें बताया गया है कि ये डीनेचर ऑफ द प्रोटीन इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। Denaturation is a process in which proteins or nucleic acids lose the quaternary structure, tertiary structure and secondary structure which is present in their native state। यानी ये नेचुरली बने हुए ऐसे होते हैं और इनमें डीनेचुरेशन हो सकती है, इनकी टूट फूट, इनके बॉन्ड ब्रेकअप हो सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम एक्सटर्नल स्ट्रेस, अगर कोई बैरूनी दबाव इन पर शामिल हो जाए। सच ए स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से इनके बॉन्ड्स ब्रेक हो सकते हैं, बेस की वजह से इनके बॉन्ड्स ब्रेक हो सकते हैं। अगर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कोई अल्कोहल का रिएक्शन हो जाए या क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन हो जाए या फिर रेडिएशन हो जाए या फिर हीट हो जाए तो प्रोटीन्स का ब्रेकअप हो जाता है, ये टूट सकती है। और जब टूट जाती हैं तो इनकी एफिकेसी, इनका असर, इनकी तासीर ख़त्म हो जाती है। डीनेचुरेशन में जब हम देख रहे हैं कि एक प्रोटीन हमारे सामने, ये नॉर्मल प्रोटीन है, इसका एक कॉम्पैक्ट, एक मखसूस स्ट्रक्चर हमारे सामने मौजूद है। अब कोई भी फॉरेन एप्लीकेशन है, कोई भी बाहर से चीज़ आ गई, चाहे वो उसने उसकी सोलबिलिटी को ख़राब किया, पीएच में डिस्टर्बेंस आई, टेम्परेचर में डिस्टर्बेंस आया, कोई ऐसा केमिकल कंपाउंड आ गया जिसने इनकी आयोनिक स्ट्रेंथ को डिस्टर्ब कर दिया, सोलबिलिटी में फ़र्क आ गया, तो अपनी डीनेचर हो जाएंगे, इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी चेंज हो सकती है। लेकिन एक हद तक, एक स्ट्रेस एक हद तक हो और वो बैक हो जाए तो प्रोटीन अपनी शक्ल में वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर वो स्ट्रेस एक रेड लाइन, बॉर्डर लाइन, एक ख़ास लेवल से क्रॉस कर जाए तो डीनेचर प्रोटीन कभी भी अपनी नॉर्मल सूरत में वापस नहीं आती। ये स्लाइड जिसमें हीट बैकग्राउंड में शो की गई है, तो इसका मकसद ये था कि इसकी इम्पोर्टेंस बताई जाए कि हीट का प्रोटीन की डीनेचुरेशन में किस कदर इफ़ेक्ट होता है। हीट कैन बी यूज टू डिसरप्ट, मीन ब्रेकअप हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स सेंसिटिव बॉन्ड्स होते हैं। टेम्परेचर एक ख़ास सेंटीग्रेड से, एक ख़ास फ़ारेनहाइट से आगे अगर चला जाता है तो बॉन्ड ब्रेकअप हो जाता है और प्रोटीन अपनी एफिकेसी तासीर खो देती है। दिस अकर्स बिकॉज हीट इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी। जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, हरकत होती है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जब हीट में इंक्रीज़ आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में भी इंक्रीज़ आएगा। मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन, उनकी मूवमेंट, उनकी हलचल इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि बॉन्ड्स, जो लिंक आपस में इंटरेक्शन है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो टूट फूट जाते हैं। द प्रोटीन्स इन एग्स डीनेचर एंड कोआगुलेट ड्यूरिंग कुकिंग। एग को जब हम ब्रेक करके, जब हम गरम उस तेल के ऊपर या ऑयल के ऊपर जब हम पका रहे होते हैं तो हमने देखा कि एग, रॉ एग जो कच्चा अंडा होता है, उसकी शक्ल कुछ डिफरेंट सी होती है, लेकिन जब वो गरम ऑयल के ऊपर आता है तो
चूँकि हीट ज़्यादा होती है, ऑयल उबलती हुई हालत में होता है, तो वो प्रोटीन फ़ौरन डीनेचर हो जाती है और आपस में कोगुलेट हो जाती है, जैसे कि एक पके हुए अंडे की सूरत में हमने देखा, उसकी सफ़ेदी और उसकी जर्दी जिस हालत में होती है उसे हम कोगुलेट फॉर्म कहते हैं। अदर फूड्स आर कुक्ड और डीनेचर द प्रोटीन्स टू मेक ईजियर फॉर द एंजाइम्स टू डाइजेस्ट दैम। समटाइम इसलिए भी ज़रूरी होता है कि चूँकि इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, उनको एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए होता है। जब हम उन्हें डीनेचर कर लेते हैं तो हमारे लिए बेसिकली उसको डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। जो मेडिकल सप्लीमेंट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको भी एक ख़ास हद तक हीट इसीलिए दी जाती है ताकि उन्हें स्टेरलाइज किया जा सके। उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप स्टेरलाइज करना चाह रहे हैं, आप उसे बैक्टीरिया फ्री करना चाह रहे हैं। अब बैक्टीरिया का भी अपना एक डीएनए, आरएनए यानी उनका एक जेनेटिक कोडिंग होती है, अमाइनो एसिड्स उसमें मौजूद होते हैं। तो एक ख़ास हद तक उन इंस्ट्रूमेंट्स को हीट इसलिए किया जाता है कि उनके अंदर जितने भी बैक्टीरिया है या कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो सारे डीनेचर हो जाए, ख़त्म हो जाए, अपनी तासीर ख़त्म कर दें ताकि उस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया जा सके। कर्टसी विद थैंक्स टू मार्क फिलिप, जिन्होंने प्रेजेंटेशन बनाने में हमारे लिए बहुत आसानी क्रिएट की है। बच्चों थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए आसान साबित हुआ होगा, आपके समझने के लिए आपको इसमें आसानी होगी। फिर भी आप अपने नोट्स ज़रूर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर इसमें डिस्कशन के लिए अपने पॉइंट्स ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम अपना अमाइनो एसिड्स का एक लेक्चर है, उसको अमाइनो एसिड्स को शामिल करेंगे और इस तरह से हमारा प्रोटीन का चैप्टर ख़त्म होगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।